हेलो दोस्तों, सिविल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 के बारे में, यानी वलनिकाय तथा संतुलन के सामान्य प्रतिबंध। यानी इसमें देखते हैं वल यानी फोर्स किसे कहते हैं। वल वह कारक है जो किसी पिंड या वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, यानी फोर्स कहलाता है। बल एक सदिश राशि है, यानी जो फोर्स है एक सदिश राशि है। जैसे बल ये शेप है रिजिड बॉडी का, तो इसकी जो आकार में ये प्रारंभिक स्थिति है, फोर्स लगने के बाद इसकी स्थिति में चेंज सा कुछ आएगा तो वो नई स्थिति इस प्रकार बनेगी। अब देखते हैं यूनिट्स, यानी MKS मीटर किलोग्राम सेकंड। यानी इंट्रोडक्शन में हम MKS CGS FPS यानी यूनिट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो MKS यानी फोर्स एक सदिश राशि है, तो इसका जो यूनिट्स होगा क्या होगा, तो यूनिट्स हम देख चुके हैं वहाँ पे। यानी या तो न्यूटन होता है या किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यानी और 1 न्यूटन बराबर होता है 1/10⁵ डाइन। यानी यूनिट पूछ सकता है, यानी फोर्स के अगर लिखने का आएगी डेफिनेशन तो इसमें यूनिट पूछ सकता है। अब इसी प्रकार CGS में ये डाइन यानी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी इसका यूनिट भी डाइन ही होगा। अब बात करते हैं बल के प्रभाव, यानी इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। जब कोई बल किसी पिंड पर लगाया जाता है तो इसके निम्न प्रभाव हो सकते हैं क्या, यानी जब कोई फोर्स करेगा तो यानी उसकी स्थिति में परिवर्तन हो सकता है, उसके आकार को यानी बढ़ा सकता है, कम कर सकता है, उसके आकार को, गति को बढ़ा सकता है, गति को भी कम कर सकता है, उसको संतुलित भी कर सकता है और आंतरिक प्रतिबल भी बढ़ा सकता है। यानी इंटरनल स्ट्रेस यानी बढ़ा सकता है। अब बात करते हैं टेंशन एंड कंप्रेशन क्या होता है, यानी तनाव और संपीड़न। इन दोनों में डिफरेंस समझो, ये लिखने को हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नहीं, टेंशन जब किसी पिंड पर दो समान बल तथा विपरीत दिशा में लगे हों तो यह पिंड को खींचने का प्रयास करता है। इन विपरीत डायरेक्शन में लगे हुए हैं, जैसे साइड में दिखाया गया है। यानी रिजिड बॉडी, इस पर दोनों विपरीत डायरेक्शन में यानी फोर्स लगा हुआ है, P से शो करते हैं फोर्स को। तो इन बलों की प्रकृति तनाव कहलाती है, यानी ये बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे तो ये तनाव में होता है। अब यही फोर्स P जो अंदर की साइड लगेगा तो ये कंप्रेशन में होगा। यानी कह सकते हैं जब किसी पिंड पर दो बल बराबर तथा विपरीत दिशा में लगे हों तब यह पिंड को दबाने का प्रयास करे, तब इन बलों की प्रकृति संपीड़न की क्या होगी, जिस प्रकार चित्र में नीचे दिखाया गया है। अब देखते हैं लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, यानी इस सिद्धांत के अनुसार किसी कण या दृढ़ पिंड पर लगे वलनिकाय का संयुक्त प्रभाव उस पिंड पर लगे सभी बलों के प्रभावों के योग के बराबर होता है। यदि दो बल P तथा Q किसी ब्लॉक पर लगे हों, यानी किसी टुकड़े पर लगे हों, P और Q, तो जैसे कि चित्र में दिखाया गया है तब बल P और Q प्रभाव वही दो जो उनके परिणामी R के बराबर होगा। यानी कोई रिजिड बॉडी ब्लॉक है, उस पर PQR बल लगे हुए हैं और डायरेक्शन ये होगी सीधी R रिएक्शन PQ। यानी कहने का मतलब है जो कोई पिंड होता है उस पर यानी जो बल निकाय एक सिस्टम कार्य करता है फोर्स का, यानी वो संयुक्त कंबाइन प्रभाव इफेक्ट डालता है। यानी सभी बलों के प्रभाव जितने भी बल कार्य कर रहे हैं उन सबका योग होता है, एक बल लगा होता है। जैसे P और Q का योग R फोर्स है, यानी ये कहना है इस लॉ का। अब बात करते हैं बलों के स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत, यानी लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। यानी जो एक डायग्राम के अनुसार देख सकते हैं, यानी P एक रिजिड बॉडी है, इस पे एक फोर्स कार्य कर रहा है, यानी इसके अंदर क्रिया रेखा हो रही है अंदर रिएक्शन, और फिर ये फोर्स ट्रांसफर हो रहा है, यानी B पे क्रिया रेखा P फोर्स निकल रहा है। यानी ये एक कह सकते हैं इसमें, यानी
आंतरिक प्रतिबल उत्पन्न हो रहा है। यानी इस सिद्धांत के अनुसार यानी बलों का ट्रांसमिस हो रहा है, यानी ट्रांसफ़र हो रहा है। एक ये बॉडी है, इस बॉडी से इस बॉडी में जा रहा है, इस बॉडी में, यानी इस प्रकार से फोर्स लगता जा रहा है एक दूसरी बॉडी में। इस सिद्धांत के अनुसार किसी दृढ़ पिंड या वस्तु पर कार्यरत किसी बल की क्रिया रेखा के अनुदिश किसी अन्य पॉइंट पर स्थानांतरित कर सकते हैं यदि वह पॉइंट पिंड से दृष्टापूर्वक संबंध हो। यानी जो कोई पिंड किसी दृढ़ पिंड यानी रिजिड बॉडी और इस पर कार्यरत किसी बल की क्रिया रेखा के अनुदिश किसी अन्य पॉइंट पर स्थानांतरित कर सकते हैं। सिस्टम ऑफ फोर्सेस, जब किसी वस्तु या पिंड पर एक साथ कई बल कार्य करते हैं। सिस्टम ऑफ फोर्सेस, जब किसी वस्तु यानी जो वस्तु या पिंड पर एक साथ कई बल कार्य करते हैं तो बलों के समूह को बल निकाय कहते हैं, यानी सिस्टम ऑफ फोर्सेस कहते हैं। अगर बल निकाय का क्लासिफिकेशन देखा जाए तो क्लासिफिकेशन दिया गया है, यानी बल निकाय का बल निकाय का पद्धति बल की पद्धति हो रही। ये दो प्रकार के होते हैं, समतलीय बल यानी कोप्लेनर फोर्सेस, असमतलीय बल नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। अगर बात करें समतलीय फोर्स बल यानी कोप्लेनर फोर्स तो ये 3 प्रकार के होते हैं, समतलीय संगामी बल, समतलीय असंगामी बल, समतलीय समांतर बल। अगर अब बात करें असमतलीय बल तो असमतलीय संगामी बल, असमतलीय असंगामी बल और असमतलीय समांतर बल, ये दोनों मिलते जुलते हैं समतलीय और असमतलीय बल, बस थोड़ा सा डिफरेंस। जैसे पहले बात करते हैं समतलीय बल यानी कोप्लेनर फोर्स किसे कहते हैं, यदि किसी बल निकाय के सभी बल एक ही तल में हैं, यानी जो जितने फोर्स लग रहा है वो एक ही सरफेस पर हैं, तो ऐसे निकाय को समतलीय बल निकाय कहते हैं। जिस प्रकार ये डायग्राम में दिखाया गया है ABCD, यानी जो PQ फोर्स लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होगी, लेकिन जो फोर्स होगा वो होंगे एक ही सरफेस पर। और ये 3 प्रकार के होते हैं। जैसे समतलीय संगामी बल के बारे में बात करते हैं तो यदि किसी बल निकाय के सभी बल की क्रिया रेखाएं एक ही तल में स्थित होती हैं, यानी जितने भी बल निकाय हैं उनकी सभी बल क्रिया रेखाएं हैं एक ही सरफेस पर होंगी, यानी एक ही तल में स्थित होंगी और एक ही पॉइंट पर मिलती हों, यानी या मिलती हुई प्रतीत होती हों, तो ऐसे बलों को समतलीय संगामी बल कहते हैं। यानी जो एक स्क्वायर दिखाया गया है रेक्टेंगुलर, तो इसमें जो पॉइंट्स है जो क्रिया रेखाएं हैं PQRS वो एक ही पॉइंट पर मिलती हैं, अगर मिलती हुई प्रतीत होंगी तो ट्रायंगल या फिर इसको भी डैश डैश दिखा सकते हैं। तो यानी इसमें जो मिलती हुई प्रतीत होती है यानी प्रतीत होती हुई को हमने डैश डैश से दिखाया है इसके अंदर त्रिभुज में। तो यानी समतलीय, अब बात करते हैं समतलीय असंगामी बल। असंगामी इसका अपोजिट होगा समतलीय संगामी बल का। यदि किसी बल निकाय के सभी बलों की क्रिया रेखाएं एक ही तल में स्थित हों, ठीक, क्रिया रेखाएं एक ही तल में स्थित हों और एक ही पॉइंट पर ना मिलती हों, लेकिन यहाँ एक ही पॉइंट पर मिलती हैं संगामी में और यहाँ ना मिलती हों या ना मिलती हुई प्रतीत होती हों और ना परस्पर समांतर हों, तो ये स्थिति समतलीय फोर्स जैसी बन गई यहाँ पे, कोप्लेनर फोर्स जैसी, तो वही है। अब बात करते हैं समतलीय समांतर बल, यानी यदि किसी बल निकाय के सभी बलों की क्रिया रेखाएं एक ही तल में स्थित हों, यानी जितने भी फोर्स हैं सभी बलों की क्रिया रेखाएं एक ही सरफेस में स्थित होती हैं और परस्पर समांतर होती हैं, तो ऐसे बलों को समतलीय समांतर बल कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं समतलीय समांतर बल, एक समदिश समांतर बल यानी लाइक पैरेलल फोर्सेस इंग्लिश में कहते हैं, और दूसरा होता है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस और समदिश समांतर बल। यानी समदिश समांतर बल किसे कहते हैं, यदि सभी समांतर बलों की दिशाएं एक जैसी हों, जैसे
फोर्स है तो वो एक ही डायरेक्शन में लगे हैं तो समदिस अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो इसे अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं, विपरीत समांतर। अब बात करते हैं असमतलीय बल, नॉन कोप्लिनर फोर्सेस। यदि किसी बल निकाय के सभी बल एक ही तल में ना हों तो ऐसे निकाय को असमतलीय निकाय कहते हैं। समतलीय फोर्स में, समतलीय बल में यानी कोप्लिनर फोर्स में ये सभी फोर्स तो वो एक ही तल में हों, लेकिन यहाँ एक ही तल में ना हो, डिफरेंस है ये दोनों में, कंफ्यूज नहीं होना। अब बात करते हैं, ये होते हैं 3 प्रकार के। तो असमतलीय संगामी बल, यदि किसी बल निकाय की सभी बल की क्रिया रेखाएं एक ही तल में स्थित हों, इस एक ही तल में स्थित ना हों तथा एक ही पॉइंट पर मिलती हों या मिलती हुई प्रतीत होती हों तो ऐसे बलों को असमतलीय संगामी बल कहते हैं। इस प्रकार एक क्यूब में दिखाया गया है। अब बात करते हैं असमतलीय असंगामी बल, यदि किसी बल निकाय के सभी बलों की क्रिया रेखाएं एक ही तल में स्थित ना हों परंतु एक ही पॉइंट पर ना मिलती हों और ना मिलती हुई प्रतीत होती हों और ना समांतर हों तो ऐसे बलों को असमतलीय बल कहते हैं। यानी इनकी डायरेक्शन भी अलग होगी, फोर्स डायरेक्शन, और ना मिलती हुई प्रतीत होंगी ना मिलती हैं ये, यानी ये बिल्कुल अपोजिट होंगी। अब बात करते हैं असमतलीय समांतर बल, यानी यदि किसी बल निकाय के सभी बलों की क्रिया रेखाएं एक ही तल में स्थित ना हों तथा परस्पर समांतर हों तो ऐसे बलों को असमतलीय समांतर बल कहते हैं। जिस प्रकार ये यानी होंगे फोर्स एक ही डायरेक्शन में लेकिन ये एक सरफेस पर नहीं होंगे, यानी अलग अलग सरफेस पर होंगे। जैसे यहाँ ये दिखाया गया टॉप सरफेस पर है, ये बॉटम सरफेस पर है और ये फ्रंट सरफेस पे है बीच वाला फोर्स। अब बात करते हैं परिणामी बल यानी रिजल्टेंट फोर्सेस। तो यदि किसी दृढ़ पिंड पर दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहे हों, यानी कोई रिजिड बॉडी है उस पर या तो दो फोर्स या उससे अधिक फोर्स भी कार्य कर रहे हों तो एक सरल बल निकाय ऐसा ज्ञात किया जा सके जो पिंड पर वही प्रभाव उत्पन्न करे जो दिए हुए निकाय के समस्त बल मिलकर उत्पन्न करते हैं। तो यानी इस बल को इन बलों का परिणामी बल कहा जाता है। यानी जो फोर्स कार्य कर रहे हैं वो एक ऐसा बल निकाय ऐसा ज्ञात किया जा सके यानी जो पिंड पर वही प्रभाव उत्पन्न करें, यानी जो फोर्स हैं दो या दो से अधिक वो वही फोर्स उत्पन्न वो प्रभाव उत्पन्न करें जो उनका परिणामी करेगा, परिणामी बल कहते हैं। यानी मिलकर समस्त बल उत्पन्न करेंगे उसे परिणामी बोलते हैं। बलों की साम्यावस्था, अगर यदि किसी रिजिड बॉडी पर दो या दो से अधिक बल इस प्रकार कार्य करें कि पिंड पर लगे सभी बलों का सम्मिलित प्रभाव शून्य हो तो कहा जाता है कि यह बल साम्यावस्था संतुलन में है। सिग्मा एफ एच, एच का मतलब है यानी जो फोर्स, एफ का मतलब फोर्स से है और एच का मतलब हॉरिजॉन्टल से, जो यानी हॉरिजॉन्टल टोटल समेशन का मतलब यानी टोटल जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो शून्य है और इसी प्रकार वर्टिकल फोर्स भी शून्य है। अब बात करते हैं दो संगामी बलों का संयोजन, यानी किसी पिंड पर लगने वाले अनेक बलों के परिणामी को ज्ञात करने की प्रक्रिया को बलों का संयोजन कहते हैं। यानी किसी बॉडी पर जो अनेक बल कार्य कर रहे हैं उसको बलों, अनेक बलों के परिणामी उनका रिजल्टेंट ज्ञात करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम यानी बलों का संयोजन कहते हैं। यानी कंपोजिशन, उसको एक परिणामी निकालना, उसका सबका निचोड़ एक निकालना, कहने का मतलब यानी जितने फोर्स कार्य कर रहे हैं। यानी दो संगामी बलों का परिणामी बल समांतर चतुर्भुज नियम से प्राप्त किया जाता है। तो अब बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम देखते हैं, लॉ ऑफ पैरेलल फोर्सेस। स्टेटमेंट देख लेते हैं, यानी कथन। तो यदि किसी पॉइंट पर लगे हुए दो बलों को परिमाण और दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज के एक कोणीय पॉइंट से खींची गई दो आसन्न भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए तो उनका
परिणामी बल परिमाण और दिशा में समांतर चतुर्भुज के उसी कोणीय पॉइंट से जाने वाली विकर्ण द्वारा निरूपित होता है। परिणामी का मान ज्ञात करने की दो विधियां हैं। यानी जो स्टेटमेंट कहता है कि किसी पॉइंट पर लगे हुए दो बल, यानी एक पॉइंट है उस पर अगर दो फोर्स कार्य कर रहे हैं, जैसा कि आप डायग्राम में नीचे देखिएगा, ये है, यानी दो बलों के परिमाण और दिशा में, यानी परिमाण जैसे ये पॉइंट है, सॉरी ये बेस, यानी कोणीय पॉइंट से खींची गई दो आसन्न भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए तो उनका परिणामी बल परिमाण और दिशा में समांतर चतुर्भुज के उसी कोणीय पॉइंट से जाने वाले विकर्ण द्वारा निरूपित होता है। अब परिणामी ज्ञात करने की दो विधियां हैं। पहली है बेसिक लेसिक मेथड यानी एनालिटिकल मेथड, दूसरा है ग्राफिकल मेथड। तो बात करते हैं बेसिक मेथड यानी, अब बात करते हैं वैश्विक विधि यानी माना कि पॉइंट ओ पर लगे हुए दो बलों पी और क्यू, यानी जो डायग्राम में है रेक्टेंगुलर में, यानी जो पी और क्यू ये एक दो फोर्स हैं का परिमाण और दिशा में, परिमाण और डायरेक्शन में समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं, यानी आसन्न का मतलब होता है पास पास, यानी दो पास वाली भुजाएं, जैसे ओ पॉइंट है ऊपर ये पी और क्यू दो भुजाएं, यानी ओ ए सी, ओ ए और ओ सी ये दो आसन्न भुजाएं हैं जिन पर फोर्स पी और क्यू है। जबकि पी क्यू के मध्य यानी ये फोर्स है इनके मध्य ये कोण एल्फा है। ठीक, अब ये थोड़ा तिरछा है ना कुछ एंगल, तो इसको सीधा यानी बी पॉइंट है इससे थोड़ा डॉट डॉट दिखाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, यानी एक ट्रायंगल बनेगा। उस ट्रायंगल को या तो अलग बना लीजिएगा या फिर यहीं से कैलकुलेशन करेंगे। चलो देखते हैं। जैसे वर्टिकल कोण, ये याद रखना, वर्टिकल में साइन होता है और हॉरिजॉन्टल में कॉस होता है। ये काफ़ी यूज होगा आगे। अब बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, यानी किस प्रकार हम निकालेंगे फोर्स, यानी जैसे पहले बात करते हैं त्रिभुज बी ओ डी में, यानी वी ओ डी पूरा त्रिभुज ले लिया तो ओ डी कितना है, ओ डी की वैल्यू निकालोगे, पूरी भुजा है एक, तो इसकी ओ ए प्लस ए डी, तो ओ ए की वैल्यू पी है यानी पी फोर्स है, ए डी यानी ए डी की वैल्यू यहाँ से निकालो तो हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल में क्यू कॉस एल्फा फोर्स कितना लग रहा है, हॉरिजॉन्टल क्यू लग रहा है, नहीं हॉरिजॉन्टल में फोर्स क्यू लग रहा है तो क्यू कॉस एल्फा। इसी प्रकार वर्टिकल निकालेंगे, यानी तो वी डी की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी ओ डी की वैल्यू आ गई पी प्लस क्यू कॉस एल्फा। इसी प्रकार बी डी की वैल्यू निकालेंगे क्यू साइन एल्फा। अब थ्योरम लगाते हैं ओ वी स्क्वायर इक्वल ओ डी स्क्वायर प्लस वी डी स्क्वायर, ओ वी स्क्वायर की वैल्यू आर है, आर स्क्वायर इक्वल पी प्लस क्यू कॉस एल्फा का होल स्क्वायर। अभी हमने ओ डी की वैल्यू निकाली वो पुट कर देंगे यहाँ, बी डी की वैल्यू पुट करेंगे, तब यहाँ से एक फार्मूला बनेगा, इसको खोल देंगे तो आर स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एल्फा, यानी ये इसका वैल्यू 1 होता है ट्रिग्नोमेट्री से, प्लस 2 पी क्यू कॉस एल्फा, तो आर स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस एल्फा, यानी ये इधर से जो आर है इसका अंडर इस पे चढ़ जाएगा, तो यानी अंडर में आ जाएगी वैल्यू ये आर का मान। अब बात करते हैं त्रिभुज ओ वी डी में टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है वी डी, आधार कितना है ओ डी, यानी क्यू साइन एल्फा ओ ए प्लस ए डी हो गया, या फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लो, यानी पी प्लस क्यू कॉस एल्फा हो जाएगा। तो पी के साथ कोण बनता है तब, यानी एक हिंट है थोड़ा याद करने की, यानी टेन थीटा,
यानी पी के साथ कोण बनता है तो क्यू साइन अल्फ़ा पी प्लस क्यू कॉस अल्फ़ा होगा। यदि परिणामी क्यू के साथ कोण बनाए, यानी जो परिणामी है वो क्यू के साथ कोण बनाएगा तो ये अपोजिट हो जाएगा, यानी टेन थीटा, यानी पी साइन अल्फ़ा, अब पी की जगह क्यू हो जाएगा, क्यू प्लस पी कॉस अल्फ़ा। ये याद करने की हिंट है। अब बात करते हैं केस फर्स्ट। इसके कुछ केस भी बनते हैं, जैसे पी और क्यू एक ही डायरेक्शन में हो। ठीक, पी और क्यू जो डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन फोर्स हो तो अल्फ़ा जीरो हो जाएगा। तब जीरो हो जाएगा तो अल्फ़ा जीरो का मान 1 होता है। तो ये एक फार्मूला बन जाएगा आर इक्वल पी प्लस क्यू वैल्यू आ जाएगी, यानी ये एक महत्तम बल यानी मैक्सिमम कंडीशन होगी फोर्स की। जब पी और क्यू विपरीत डायरेक्शन में यानी 180 डिग्री पर हो तो 180 डिग्री का मान कितना होता है, -1। तो यहाँ से आर इक्वल पी माइनस क्यू वैल्यू आ जाएगी, यानी मिनिमम कंडीशन होगी। एक 0 डिग्री पर, 180 डिग्री पर, और तीसरी कंडीशन है जब बल एक दूसरे पर समकोण हो यानी 90 डिग्री पर, तो कॉस 90 यानी वैल्यू 90 का मान 0 होता है। तो यानी ये टोटल 0 हो जाएगा 2pq। अब वैल्यू आ जाएगी आर इक्वल √p² प्लस क्यू²। अब केस फोर्थ, इसमें क्या होता है, यानी जब पी और क्यू परिमाण में बराबर दिशा में विपरीत तथा समरेख हों। जैसे परिमाण में बराबर पी बराबर क्यू, यानी जो परिमाण रिजल्टेंट है वो, सॉरी, पी बराबर क्यू यानी परिमाण है वो पी बराबर क्यू हो गया। दिशा डायरेक्शन 180 डिग्री, यानी विपरीत कब होता है, 180 डिग्री पर, पूरा घूम जाए आगे का पीछे तब 180 डिग्री। अब समरेख हों, समरेख का मतलब जो फोर्स है वो एक ही हो, जैसे r² इक्वल p² प्लस p²। यहाँ क्यू है वहाँ पी रख सकते हैं, या फिर क्यू की जगह वो पी की जगह क्यू रख सकते हैं, एक ही समरेख रहना चाहिए। 2p क्रॉस 180 डिग्री कॉस, तो r² इक्वल 2p² माइनस 2p², कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी इस कंडीशन को संतुलन कहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आज यहीं तक देखेंगे, कल न्यूमेरिकल करेंगे।